अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सुबह ही सुबह आपका और हमारा साथ रहेगा बहुत सी अच्छी खबरों के साथ और बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ। तो अपना ख्याल रखिए क्योंकि स्मोक की वजह से बहुत बुरे हालात हैं, स्पेशली जो गले की खराबी है वो बहुत ज़्यादा है। और विजात आपके भी गले में मुझे खुद गले की खराबी ये बहुत आप ज़्यादा हालत देख सकते हैं। तो आज अगर आप चाहते हैं ये म्यूजिक आएगा, अगर आप चाहते हैं कि आप ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, ये जो गला खराब है, इससे बचना चाहते हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करें, गैर जरूरी घर से बाहर निकले, थोड़ा सा परहेज करें। एब्सोल्युटली। और आगे बढ़ते हुए जो हमारा आज फर्स्ट मोनोलॉग है जिससे हम प्रोग्राम का आगाज करने जा रहे हैं वो है जी मोहम्मद रिजवान ने जो ट्वीट किया है एक्स पर। अब तो खैर वो एक्स हो चुकी है सोशल मीडिया की वेबसाइट। उस पर उन्होंने जो अपनी जीत है, जो अपना अवार्ड है, वो उन्होंने फ़लस्तीनी जो बहन भाई हैं उनके नाम किया है, जिसके बाद ये अवार्ड उन्होंने मतलब कहा है ना, अल्फाज की अदायगी की है। इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की, इतना ज़्यादा जो है वो तहलका मचाने की इंडियन मीडिया को क्या ज़रूरत पड़ी है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। अच्छा, भारतीय मीडिया इतना सीखपा हो रहा है, अपने इंतजामात उनके इंतहाई नाकिस हैं, अपनी चीज़ों पर उनका गौर नहीं है। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने बस अपनी सेंचुरी को फ़लस्तीनियों के नाम कर दिया है, उनसे सॉलिडेरिटी शो की है, तो उस पर इतना हू एंड क्राई हो रहा है। उन्होंने सिर्फ ये लिखा अपने ट्वीट में कि मैं जो अपनी ये सेंचुरी है, आज की जो अपनी ये इनिंग्स है, ये अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के नाम करता हूँ, क्योंकि हमें पता है फ़लस्तीन पर गुज़िश्ता 5 से 6 दहाइयों से इज़राइल की जिस तरीके से जुल्म सितम जारी है, उनकी जो बर्बरियत वहाँ पर हो रही है, तो पूरी दुनिया उस पर खामोश तमाशाई का एक रूप धारे हुए थी। लेकिन अब जब फ़लस्तीनियों ने अपनी इस जिद्दोजहद आज़ादी या जिसको इंडिजिनस मूवमेंट कहते हैं, मुज़ाहमती तहरीक, उसमें जब ज़रा तेज़ी लेकर आए हैं और एक ट्वीट के रिजवान ने पूरे भारत को जो है ना बौखला कर रख दिया। अच्छा, ये एक ट्वीट की बात नहीं है। आप मोहम्मद रिजवान ने अगर सेंचुरी बनाने के बाद, सबको पता है कि वो हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और सजदे में सर झुकाते हैं। इस पर भी उनका मसला है, इस पर भी मसला है। फिर नमाज की अदायगी के लिए ग्राउंड में जो उन्होंने नमाज की अदायगी की है, उस पर भी इंडिया को मसला है। मतलब कि ये फिर ये तो आप खुल्लम खुला पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि यहाँ पर ये तो मेहमान है जिनको नमाज अदा करने की मसला बन रहा है, जिसका अगर वो सजदा अदा कर रहे हैं, इबादत करना चाह रहे हैं अपने मज़हब के अकॉर्डिंग, तो मसला बन रहा है। तो यहाँ पर हिंदू के अलावा जो और कौमें रहती होंगी उनका कितना जीना हराम करते होंगे, ये तो मुंह बोलता सबूत है। अच्छा, आप इंडियन ट्वीट्स देखिए। फिर भारत जो खुद को सेकुलर जमहूरियत का बड़ा चैंपियन कहता है, तो ये तो बिल्कुल उसके दावों की नफ़ी है और हमेशा से भारत ये करता रहा है। लेकिन रिजवान, भारत को इस वक्त ज़रा साइड पे रखते हैं। रिजवान की आप हर चीज़ का एहतजाज का बड़ा खूबसूरत तरीका होता है, हर किसी का अपना इजहार राय होता है। अब सेंचुरी बना के जिस तरीके से भारत में उन्होंने जो रिजवान ने ये ट्वीट किया है, तो ये भी एक बड़ा खूबसूरत तरीका है अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती करने का। कुछ लोग सड़कों पर आके एहतजाज करते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया की हद तक रहते हैं। तो रिजवान ने ये जो कदम अपनाया, और बेशुमार हमारे बड़ी जो सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया पर भरपूर अपने फ़लस्तीनियों का साथ दिया है। एब्सोल्युटली, और देना भी चाहिए। वो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं और फ़लस्तीन के अंदर जो आम सिविलियन है वो आगे से इसराइल पर अटैक नहीं कर रहे। जो वहाँ पर उनके हमास है, जो सोल्जर्स हैं, वो अटैक कर रहे हैं और बदले में जो इसराइल है वो टारगेट कर रहा है जो वहाँ पर सिविलियन फ़लस्तीनी गज़ा की पट्टी में है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर वेस्ट मीडिया इसको भी हाईलाइट कर देना, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि फ़लस्तीनियों की जानिब से, फ़लस्तीनी तो बेचारे आपका जो मुकाबला कर रहे हैं वो तो गुलेल से कर रहे हैं, उनके पास तो कोई हथियार ही नहीं है। तो सिविल में और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस करें। आप फ्रीडम फाइटर्स के साथ फाइट करें, उनसे आप फाइट कर नहीं रहे। बेचारे जो सिविल है, जो गजा की पट्टी में रह रहे हैं, उन पर अटैक कर रहे हैं। बच्चे हैं, हजारों की तादाद में फ़लस्तीनी अब शहीद हो चुके हैं। खैर, हम तो रिजवान के इस कदम को बहुत सराहते हैं, बहुत अच्छी हमें उनकी ये ट्वीट लगी है, एक डिसेंट तरीका है का साथ देने का। लेकिन अच्छा जी, मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया का। अब मैच पर आ जाएं। अभी से धड़कने तेज हैं। कुछ लास्ट मैच में जिस तरह पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है ना, उसके बाद से जरा मजीद उम्मीद पैदा हुई है कि अब हम भारत को भी टफ टाइम दे सकते हैं और हमारी पाकिस्तानी टीम पूरी दुनिया जिसके बारे में कहती है बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा पाकिस्तानी टीम, जो भारत हमेशा से कहता है ना कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कभी नहीं हराया भारत को, तो इस दफा इंशाल्लाह हमने ये रिकॉर्ड भी तोड़ना है और परसों के मैच में भारत को शिकस्त देना है। जिसमें रिजवान और बाबर बगैर आउट हुए
और उन्होंने इंडिया को सेमीफाइनल था, आई थिंक सेमीफाइनल था, उसमें हरा दिया था, टूर्नामेंट से भी आउट कर दिया था और बगैर विकेट गिराए उन्होंने ये जो टारगेट दिया गया था वो चेस भी कर लिया था। तो आई रियली होप सो कि ये जोड़ी जो है ये ज़बरदस्त किस्म की जोड़ी है और ये आगे हफ्ते को भी जो एक मेगा इवेंट होने जा रहा है और सबकी नजरें ना इस वक्त, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है और सबसे ज़्यादा होगा क्राउड के अंदर। अहमदाबाद आपको पता है कि ऑलरेडी भी कोशिश की जा रही थी कि अहमदाबाद से इसको टूर्नामेंट को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए क्योंकि वहाँ का क्राउड बड़ा वॉलेंट सा होता है, लेकिन फिर भी तमाम सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। बड़ा शानदार प्रोटोकॉल दिया गया है जब हमारी टीम अहमदाबाद पहुंची है। तो अब देखना यह है कि हमारी टीम उतना ही उम्दा परफॉर्म कर सकेगी। एशिया कप वाली यादें भुला दें, हमारी टीम से भी दरख्वास्त है कि अभी जो विक्ट्री तो है हमारी अपनी टीम के साथ है। अब हमारी टीम ने जिस तरह श्रीलंका के खिलाफ हमने बड़ी शानदार बैटिंग की है, तो उम्मीद है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो इंशाल्लाह, और भारत को इस चीज की बड़ी अच्छी तरह से रियलाइजेशन है कि ये जो पाकिस्तानी टीम है ना, ये किसी भी टाइम कुछ भी कर सकती है। हमारे बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, बैटिंग लाइन हमारी बहुत अच्छी है। लेकिन वजात इंडिया पिच उसी तरीके से बनाएगा जिसमें उसको फायदा होगा और हमारे बॉलर्स को नुकसान होगा। जो भी करना है हमें हर चीज के लिए मेंटली रेडी होना पड़ेगा। इंडिया से आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी टीम पे भरोसा है, अपनी टीम पे एतमाद है और अपनी टीम को बैकअप करना भी चाहिए आपको। हाँ जी। और वैसे भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच में जो सबसे अहम चीज़ होती है ना, नफ्स की गेम इसको कहा जाता है। तो जिसने नफ्स पर अपने ओवरकम कर लिया, जिसने ग्राउंड पर आकर अपने आसाब पर काबू पा लिया, तो वो मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा तरीके से। अच्छा, आप ये देखिए हमारे ना जो इंडियन भी बैट्समैन या बॉलर्स होते हैं ना, इंडियन क्रिकेटर्स के अंदर भी ना एक छोटा सा शाहरुख खान या सलमान खान आया होता है और वो स्टंट कर रहे होते हैं। और याद है आपको शुएब अख्तर के साथ, शाहिद अफरीदी के साथ इन लोगों की कितनी बहस होती थी और कितना ग्राउंड में एक दूसरे की जो है स्लैगिंग कर रहे होते थे। तो अभी ना मुझे ऐसा लगता है कि अब जाकर भी, क्योंकि इंडिया का होम क्राउड भी होगा, होम ग्राउंड भी होगा, इंडियन लॉबी भी वहाँ पर मतलब बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उनका कॉन्फिडेंस ज़रा ज़्यादा हाई होगा। तो वो कॉन्फिडेंस में आकर ना कुछ इस तरह की कुछ हरकतें करेंगे। कॉन्फिडेंस हाई भी होगा और जब ये आपको पता होता है ना कि हम अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, क्राउड आपकी उम्मीदें भी बहुत होती है, तो इस पर फिर इसका एक अपना प्रेशर भी होता है कि अगर हम अपने ही होम ग्राउंड पर हार गए तो हमारे शायकीन जो हमारे लोग हैं वो तो हमें छोड़ेंगे नहीं। तो ये भी एक प्रेशर तो जाहिर बात है उन पर भी होगा। और फिर श्रीलंका के मैच के बाद जो प्रेसिडेंट हमने सेट किया, इतना बड़ा टारगेट हमने जो चेज किया है, उसके बाद तो वैसे ही भारत की आई एम श्योर कि नींदें उड़ गई होंगी। बट ग्राउंड में जब उतरना है उस दिन मैटर करेगी आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, आपकी बॉलिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, आपने पहले बैटिंग करनी है पिच को देखकर या पहले बॉलिंग करनी है। लेकिन मुझे लगता है इन तमाम चीजों को आपको माइंड में रखना होगा। पूरी कोशिश होगी कि वो पहले जो है ना बॉलिंग करे और उसके बाद वो इसको चेस करें। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो पहले उनकी कोशिश ये होगी कि पहले वो बॉलिंग करें, क्योंकि उसके बाद ड्यू फैक्टर आ जाता है, स्मोक का फैक्टर आ जाता है। तो ये कोशिश मुझे जहाँ तक लगता है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। एंड प्लस मेरी अब ये भी बड़ी दुआ है कि एक तो इस मेगा इवेंट से पहले हमारा कोई भी क्रिकेटर इंजर्ड ना हो और मोहम्मद रिजवान की जो नाक पे नाक चढ़ जाती है ना, हम मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते, मजीद इंजरी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई मैजिक सरप्राइज लेकर आए भाई इस मैच से पहले। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती, वर्ल्ड कप का स्टार्ट तो इतना फीका सा हुआ, अब पाकिस्तान और भारत के मैच से पहले जिस तरीके से अब वो बड़ी रौनक लगाने जा रहे हैं, अमिताभ बच्चन वहां पर परफॉर्म करेंगे, रजनीकांत, फिर उसके अलावा सचिन तेंदुलकर होंगे, वो वहां पर रंग जमाएंगे अपना। तो ये सारी चीजें मैच के वर्ल्ड कप के स्टार्ट में हमें क्यों नजर नहीं आई? अब क्या ऐसा होने जा रहा है? पाकिस्तान के साथ मैच है ना। अब ये देखिए कि उन्हें पता था कि अगर फर्स्ट जो इवेंट, अच्छा आपको याद है कि अभी जो लोग हैं जिनको पाकिस्तान से इंडिया में जाके मैच देखना चाह रहे हैं, इस मैच के बाद उनको वीज़ास भी ग्रांट कर दिए जाएंगे। वो पहले मैच के अंदर ऐसा मोमेंटम बनाने जा रहे हैं कि वहाँ पर जितने भी, क्योंकि 1 लाख से ज़ायद स्पेक्टेटर्स आएंगे, स्टेडियम में बैठेंगे, नारेबाजी होगी, तो फिर उन्होंने एक तरह से जो ओपनिंग सेरेमनी जो करनी है ना, वो उन्होंने यहाँ से आज के मैच से इंडिया में तो ऑफिशियली जो वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा वो हफ्ते को होगा। अच्छा, फिर उसके लिहाज से जितनी ज़बरदस्त तैयारियां देखने को मिल रही हैं और वाकई में बड़ी ज़बरदस्त, और वर्ल्ड कप की तारीख का ये हफ्ते वाले दिन सबसे बड़ा इवेंट होगा ना। हाँ, बस हमारे क्रिकेटर्स जो है ना वो एक ओवर एक्साइटेड ना हो। और यहाँ से भी हमारे चेयरमैन पीसीबी जो हैं ज़का अशरफ, वो भी मैच देखने जा रहे हैं। बल्कि वो कल कह रहे थे कि जिनको वीज़ास के हवाले से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो बाकी जो शायकीन हैं, जो विजिटर्स हैं, उनको भी वीज़ास जो हैं उनकी बात हुई है वहाँ पे, तो उनको भी ग्रांट कर देंगे वीज़ास। बट
इस सब के बावजूद हमारी दुआएं हमेशा की तरह हमारी टीम के साथ हैं। हमारी दुआएं, हमारे तो यहाँ पर जंग क्या कहते हैं, जिंदगी और मौत का मसला बन जाता है ना। खवातीन जो हैं वो मसलों पे बैठ जाती हैं, नमाजें की जाती हैं, बड़े बड़े ग्राउंड्स में, ये बड़ी एक फैमिली फेस्टिविटी होती है। हाँ। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पर जो हमारे व्यूवर्स हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा ज्यादा असाब पे कुछ लोग इतने जज्बाती होते हैं, टीवी तोड़ देते हैं और पता नहीं क्या कुछ कर देते हैं। दिल पे नहीं लेना, पहले बहुत परेशानी है, गुस्से में इतने आ जाते हैं, एज ए गेम ही लेना है। अगर हम हार भी जाते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। टीवी पे गुस्सा नहीं निकालना, घर वालों पे, बीवी बच्चों पे गुस्सा नहीं निकालना, एक गेम की तरह हमने लेना है। अच्छा, हम लोग ना बड़े मुझे अच्छा खेलें, चाहे हारे जीते, लेकिन अच्छा खेलें, मैच में मजा आए, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, मजा आए, एक्साइटमेंट हो, चाहे आखिरी बॉल तक मजा आए। एग्जैक्टली यही है हमारी दुआएं तो हैं, इंशाल्लाह हमारी टीम को जीतना चाहिए। लेकिन जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना, उसके बाद न्यूज आती हैं, उसके बाद खबरें ये आती हैं कि जज्बाती। अच्छा, इंडिया में भी यही है, वहाँ के भी लोग जो है ना, हमारी सब कॉन्टिनेंट की जो आवाम है ना, बड़े हम जरा इमोशनल से हैं, बड़े जज्बाती से हैं। तो बिल्कुल जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता हम मैच हार भी जाते हैं तो हम कौन सा पहली दफा हारे हैं। तो आपको जज्बाती नहीं होना है, टीवी नहीं तोड़ने हैं, घर वालों पे गुस्सा नहीं निकालना है, इजी गेम को गेम की तरह चिल करें आप। अभी फेस्टिविटी ये इंडिया में भी पूरी फेस्टिविटी होगी, लाइट शो उन्होंने करना है, परफॉर्मेंस होगी, म्यूजिकल डांस होगा, ये सब कुछ परफॉर्म किया जाएगा और फिर उसके बाद बाकायदा टूर्नामेंट का आगाज होगा। मुझे बस ये है कि हमारे क्रिकेटर्स ना एक्साइटेड होकर कैरिड अवे ना हो जाए कि पता चले परफॉर्मेंस देने की बजाय वो इन सब के साथ फोटोशूट करवा रहे हो। तो नहीं, फोकस इस पे करना होगा। खैर, गेम पे बात करते हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट चौधरी अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर बताइएगा, परसों बड़ा हैवी टाकरा होने जा रहा है, उससे पहले बड़ा ज़बरदस्त एक फेस्टिविटी भी होगी, बड़ी तकरीब भी सजाई गई है। क्या देख रहे हैं, कितना नफ्स का मुकाबला होगा पाकिस्तान और इंडिया का? अहमदाबाद का स्टेडियम है, 1 लाख से ज़ायद क्राउड होगा वहाँ पर। बिल्कुल जी, जिस तरह आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं है। अगर हम जब भी वर्ल्ड कप में भारत के मद्दे मुकाबल आए हैं तो हमेशा ही हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस मरतबा कोई वाइब्स ऐसी आ रही हैं कि पाकिस्तान टीम कुछ नया करने जाएगी, वहाँ पर कुछ नई तारीख रकम करेगी, लेकिन इसके लिए खिलाड़ियों को परफॉर्म करना होगा। भारतीय टीम कोई छोटी टीम नहीं है, वो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में इस वक्त वो भरपूर फॉर्म में है, लेकिन हमारी जो फॉर्म का सिलसिला है वो तो उसमें तसलसल नहीं है, जिस वजह से हमें हमेशा ही परेशानी का सामना रहता है कि हमने 2 मैच बड़े अच्छे जीत लिए, नीदरलैंड के खिलाफ और उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ। अब हमारा तीसरा मैच है, देखना यह है कि क्या हम उस मैच में अपने तसलसल को बरकरार रखते हैं या नहीं। बाबर आजम को हमेशा बड़े मैच का बड़ा प्लेयर करार दिया जाता है। अब देखना यह है कि बड़ा मैच अब 14 अक्टूबर को, इस वर्ल्ड कप का अगर सबसे बड़ा मैच है तो वो 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने जा रहा है। लेकिन चौधरी साहब, बाबर आजम को इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रहे। अगर अब बाबर आजम से ही उम्मीदें हमने रखनी है तो फिर तो वो पिछले मैच में भी आप देख लें 14 रन बना के वो आउट हो गए। उससे पहले एशिया कप में भी कोई उनकी इतनी कोई उम्दा परफॉर्मेंस थी नहीं। कौन से ऐसे बैटर्स हैं, जैसे रिजवान हो गए, अब्दुल्ला शफीक ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो ऐसे कौन से ऐसे हमारे पास बैटर्स हैं जिनका कोई रोब दबदबा होगा इंडियन बैट्समैन पर, रिलाई भी किया जा सकता है? एब्सोल्युटली। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं अब्दुल्ला शफीक की बात करूंगा, उस पर कोई प्रेशर नहीं है, अभी नया प्लेयर है, बिल्कुल नया, उसको मौका मिला है, नई वो उसकी इंडक्शन हुई है, लेकिन उसने आते ही अपनी साबित किया है कि उसका जो इंतखाब है वो दुरुस्त है। लेकिन यहाँ पर नौजवान खिलाड़ियों पर के नीचे अगर मिडिल ऑर्डर में बात करूं तो सऊद शकील हमारे पास एक ऐसा बल्लेबाज है जो बड़ी इनिंग्स खेल सकता है और उसने पिछले मैच में भी भारत के खिलाफ उम्दा इनिंग्स खेली थी। यही वजह है कि अब हमारे जो नौजवान खिलाड़ी हैं अगर उनको मौका दीजिए तो वो बगैर अंडर प्रेशर हुए भारत के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। जबकि जो इफ्तिखार अहमद है वो भी हमारे पास एक अच्छी चॉइस है। इमामुल हक के एक लंबे अरसे से अगर बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके तो उनके पास भी अब मौका है कि भारत के खिलाफ वो अपनी उम्दा इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान के लिए यादगारी इनिंग्स खेलें। लेकिन चौधरी साहब, हम चांस पे तो नहीं ना खिला सकते, मतलब इमामुल हक परफॉर्म कर ही नहीं रहे, कितने अरसे से नहीं कर रहे। आप देखिए, आप 3 ओपनर्स के साथ गए थे, अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान और इमामुल हक। देखिए, आपने फखर जमान को ड्रॉप किया है,
क्या आप फखर जमान को वापस लाएंगे उस फॉर्म के साथ कि उन्होंने पिछले 12-14 मैचेस में कुछ भी नहीं किया पाकिस्तान टीम के लिए? तो आप उनको नहीं ला सकते। लिहाजा जो नजरें हैं, अगर इमामुल हक इसी, क्योंकि बाबर आजम का एक ट्रैक रिकॉर्ड ये भी है कि वो विनिंग जो स्क्वाड होता है उसको छेड़छाड़ नहीं उसमें करते ज्यादातर। तो अब ये है कि जो पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया था, और अब बाबर आजम उस स्क्वाड को अगर चेंज करते हैं, उसमें तब्दीली लाते हैं, तो फिर खुदा ना खास्ता अगर भारत के खिलाफ हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है तो बड़ी मुश्किल हमारे लिए हो जाएगी। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि अब आपको क्या लगता है अहमदाबाद की पिच को सामने रखते हुए पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? बैटिंग पहले करनी चाहिए या बॉलिंग पहले करनी चाहिए? आप क्या कहेंगे? देखिए जी, अहमदाबाद में टूर्नामेंट में ही मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान खेला गया था। न्यूजीलैंड ने जो उसको हदफ मिला था, बड़ा हदफ था, उसने 9 विकेटों पर वो हासिल कर लिया, यानी कि एक ही विकेट उसकी गिरी थी और 9 विकेटों से उसने मैच जीत लिया था। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान को 450 350 रन बनाना होंगे बोर्ड पर, तब जाकर भारत के खिलाफ आप अच्छी मैच बना सकते हैं, क्योंकि भारत के पास जो प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा भरपूर फॉर्म में है। आपने कल देखा, कल भी उन्होंने सेंचुरी स्कोर की 66 बॉलों पर, और उसके साथ साथ विराट कोहली ने कल फिर निसफ सेंचुरी स्कोर की। उसके ईशान किशन है और शुभमन गिल तो अभी डेंगू की वजह से स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो भी एक बड़ा बल्लेबाज। केएल राहुल इस वक्त भरपूर फॉर्म में है। इसी तरह जो हार्दिक पांड्या है वो भी खतरे की, वो क्योंकि वो अग्रेसिव खेलता है क्रिकेट। तो हमें भारत को 350 या 450 रन का हदफ देंगे तो फिर हमारी बॉलिंग लाइन अप उस पर कुछ लड़ सकेगी, मुकाबला कर सकेगी, क्योंकि ये टूर्नामेंट अभी तक जो 10 मैचेस खेले गए हैं उसमें ये बल्लेबाजों का टूर्नामेंट साबित हुआ है, ये बॉलर्स का टूर्नामेंट साबित नहीं हुआ। लेकिन दूसरी जानब ये भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अशरफ है वो आज भारत रवाना हो रहे हैं। वो इसी मैच में जय शाह की दावत पर वहां पर पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने मुकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं जय शाह के साथ फिर जाके बात करूंगा कि शायकीन क्रिकेट को अगले आने वाले मैचेस के लिए कम से कम वीजे ओपन डोर्स कर दिए जाएं ताकि वो भी जाकर एंजॉय कर सके टूर्नामेंट को। बट चौधरी साहब, अभी जो आप बात कर रहे थे कि ये बैटर्स का जो है वो साबित हो रहा है, वर्ल्ड कप बॉलर्स का नहीं है। हम तो पावर प्ले से ही फ़ायदा नहीं उठाते, जहाँ पर हमें फास्ट खेलना चाहिए हम फास्ट को छोड़ के हम 1-2 लेना शुरू कर देते हैं, और जब खुल के स्टार्टिंग में खुल कर खेलने का मौका मिलता है तो हम तब भी परफॉर्म नहीं कर पाते। आपको एक बात बताऊं, T20 टूर्नामेंट में हमें सब के ज़हनों पे एक चीज बैठा दी है, आओ मारदार करना शुरू कर दो। एग्जैक्टली। ये 50 ओवर्स मुकम्मल करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। जिस तरह कल आपकी श्रीलंका के खिलाफ इब्तदाई 2 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए, कप्तान भी आउट हो गया, इमामुल हक भी आउट हो गया। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक और रिजवान ने सिंगल लेकर इस मैच को, उन्होंने जहां पर शॉट मिली वहां पर शॉट्स मारी। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप 50 ओवर्स के मैच में आए और आते ही मारदार कर दे। बिल्कुल आपने दुरुस्त ये कहा कि दायरे का इस्तेमाल जो है वो बड़ा ज़रूरी है, कि दायरे का हम इस्तेमाल करके हम ऐसी शॉट्स खेलें, क्योंकि माजी में जो शाहिद अफरीदी थे वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे कि दायरे का इस्तेमाल करके बॉल को इतनी हिट करते थे कि वो जो दायरे में फील्डर होते थे उनसे बाहर निकल जाती थी। पावर प्ले का असल में फ़ायदा ये है ना कि हार्ड हिट आपने करना है और आप अपने जो स्कोर है उसका टोटल उसको इजाफा कर सकते हैं। अगर उस हार्ड हिटिंग में आप आउट हो गए, आपकी 1 से 2 विकेट गिर गई, जैसा श्रीलंका के खिलाफ हमारी गिरी, फिर क्या होगा? हमें पावर प्ले का बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना। अगर पावर प्ले में आप कम भी रन्स कर लेते हैं और आप विकेट बचा लेते हैं ना, तो फिर जो एंड के ओवर है, जब फील्ड खुलती है, पावर प्ले खत्म होता है, बैंटी पावर प्ले शुरू होता है, तो फिर आपके पास चांस होता है कि आप उस गैप का फायदा उठा के बाउंड्रीज पे हासिल करें और सिंगल डबल करके अपने बोर्ड को चलाते हैं। लेकिन चौधरी साहब, ये सब तो तभी होगा ना जब हम अंडर प्रेशर होकर नहीं खेलेंगे, खुलकर खेलेंगे। हमें तो बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि जैसे हमारे, अब आप खुद इमेजिन करें, अहमदाबाद का स्टेडियम है, वहाँ पर चांटिंग भी होगी, 1 लाख से ज़्यादा क्राउड होगा, तो माहौल तो बड़ा टेंस होगा। तो इस तरह इस माहौल के अंदर खेलना, नफ्स पर काबू पाना भी तो बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा हमारे लिए। हमारी टीम के तो हाथ पांव भूल जाते हैं अक्सर।
जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि 1,32,000 तमाशाइयों की गुंजाइश रखने वाला ये स्टेडियम है। आपको पता है इतनी बड़ी तादाद में ये लोग शायकीन आएंगे और पाकिस्तान के फैंस की तादाद बहुत ही कम होगी। मैं समझता हूँ कि सिर्फ 5% ही लोग पाकिस्तान टीम को वहां पर सपोर्ट करेंगे और बाकी 95% भारतीय टीम के सपोर्टर होंगे। और ऐसे में जब 95% सपोर्टर हरीफ टीम के हों तो आपके जो नौजवान खिलाड़ी हैं जब मैदान में जाते हैं तो प्रेशर जरूर उन पर होता है। ये नहीं कि प्रेशर के बगैर वो मैदान में जाएंगे, क्योंकि एक तो प्रेशर उनके पास ये होगा कि बाहर एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी होगी, उस सिक्योरिटी की लेयरों से गुजर कर उनको यहाँ तक आना होगा। सेकेंडली ये कि पहले ही एक ड्रावा कह सकते जारी कर दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ाने का, पाक भारत मैच को डिस्टर्ब करने का। साइकोलॉजी तौर पर तो पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन अब प्लेयर्स हैं वो कितने ज़हनी तौर पर मजबूत है ये तो मैदान में पता चलेगा कि क्या वो इसके लिए पूरी तरह तैयार होकर मैदान में आए कि हमारे सपोर्टर नहीं होंगे, हमारे शायकीन नहीं होंगे। लेकिन ये बात हमारे प्लेयर्स को याद रखनी चाहिए कि जो स्क्रीन पे बैठे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम है वो तो देख रहे हैं, की नजरें आपकी कारकर्दगी पर है। एब्सोल्युटली, वो तो देख रहे हैं ना, और वो तो दुआएं मांग रहे हैं उनके लिए। तो और ये लाजमी बात है कि पता होगा क्रिकेटर्स को भी। बहुत शुक्रिया, चौधरी अशरफ हमारे साथ मौजूद थे। और जो पाक भारत टाकरा होने जा रहा है, जो इवेंट का सबसे बड़ा कहा जा रहा है कि ये मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मैच होगा, तो सबकी उम्मीदें और सबकी जो नजरें हैं ना वो इसी मैच पर है। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान नजरें नहीं, आप कल से देखिएगा हाँ। तमाम टीवीज पर फाल वाले तोते बैठ जाएंगे, पहले से प्रेडिक्ट करने लग जाएंगे मैच पाकिस्तान ने जीतना है। बड़े एक्साइटमेंट होती है, एक्साइटमेंट होती है, एक मोमेंटम बनता है गेम की, यही खूबसूरती है। और वैसे भी इस माहौल में जितनी महंगाई है, जितने हालात खराब हैं, तो वैसे ही एक फेस्टिविटी है और इसको एंजॉय करना चाहिए आपको। एब्सोल्युटली, यही बात है। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और अभी जो ख़बर हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर मौशी हालात बहुत ख़राब है, लेकिन एक हालिया जो सर्वे हुआ है, जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है वो इस रिपोर्ट में बताती है कि पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर होंगे और वहाँ पर जो GDP है उसकी ग्रोथ में भी इजाफा होगा। और फिर इसके अंदर जो महंगाई और बेरोज़गारी है वो पहले शरह थी 8.5, अब वो कम होकर 8% तक रहेगी। लेकिन जो यूक्रेन और रूस की जो जंग है, और अब तो फ़लस्तीन और इसराइल की भी जंग है, तो ये जंग की वजह से जो है ना वो सूरत हाल जो पूरे वर्ल्ड वाइड है वो ख़राब है। उसकी वजह से एक असर इन जो मुआशी सूरत हाल है उस पर ज़रूर रहेगा। लेकिन ये साल जो है ना वो बेहतर होगा पिछले साल के निस्बत, यानी कि इस साल के निस्बत अच्छा, ये जो बेहतर होगी। बाय द वे ये रिपोर्ट में जाहिर बात है रिपोर्ट हुई है तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पर ही हुई होगी। IMF ऐसे तो रिपोर्ट इशू नहीं करता, लेकिन ग्राउंड में जो इस वक्त सूरत हाल है ये तो तभी पता चलेगा जब वाकई ही में एक आम आदमी की कुछ रिलीफ मिलेगा। हालात तो ये हैं कि फ्यूल भी महंगा हो रहा है। अभी सुना ये था कि फ्यूल सस्ता होगा, लेकिन फिर अब ये शनीद ये है कि इजराइल और फलस्तीन की जंग की वजह से महंगा। हालांकि मौका चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, फ्यूल से ताल्लुक ही कोई नहीं है। रशियन वॉर की वजह से फ्यूल महंगा होना समझ में आता था, रशिया बड़ा सप्लायर है जी, लेकिन इन दोनों ममालिक का इससे क्या ताल्लुक है। अच्छा, फिर दूसरी ये रिपोर्ट जो सामने आई है, ये रिपोर्ट से ज़्यादा ना इसमें अल्फाज का गोरख धंधा ज़्यादा होता है। प्रैक्टिकली हमारी गवर्नमेंट वैसे तो देखा जाए जब टैक्सेस इतने लगा दिए जाते हैं, महंगाई की शरह कम होनी होती है, जब टैक्सेस इतने लगा दिए जाते हैं तो आम आदमी जो है, एक लेमैन जो है या एक जो डेली वेजर है, और उसके लिए फिर इन तमाम चीज़ों को सर्वाइव करना इन पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना। तो ये रिपोर्ट ठीक है, इस पे हमें खुश भी होना चाहिए। अच्छा, खुश क्या होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड पे तो 1%, 0.2%, बस इन्होंने छोटी छोटी जो चीजें हैं ना उसको कम कर दिया है। जैसे साल 2028 तक GDP ग्रोथ 5% जाने का, जो हालात 2028 कुछ तो बेहतर हो, कुछ 2023 ये चल रहा है, 2028 में आपका GDP ग्रोथ 5% तक रहेगा। तो आप ये देखिए कि अभी हम 2000 साल पूरे पढ़े हैं, अभी 6.5 है GDP हमारा। तो लेकिन इस सब चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ समझी जाती है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी समझी जाती है। अब अल्लाह करे जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस हों, जिसकी इलेक्शन कमीशन भी बात कर चुका है।
इलेक्शंस होंगे, नई हुकूमत आएगी, नए मुआहदे होंगे और फिर कंटिन्यूटी रहनी चाहिए ना, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है। ये तसलसल बरकरार रहेगा तो फिर हालात जो है नॉर्मल होंगे, मामूल पर आएंगे। वरना अब तक की सूरत हाल तो ये है कि एक गरीब आदमी को छोड़ें, जो एक मुतवसत तबका है, वाइट कॉलर जॉब वाला बंदा है, वो भी इस वक्त बेचारा अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। एब्सोल्युटली यही बात है। खैर अभी सर्वाइवल की जंग में लड़ते हुए अब बड़े देर से ये खबर ना ज़ेरे गर्दिश थी कि लाहौर के अंदर बुध के रोज़ पंजाब के अंदर तमाम तालीमी इदारे, तमाम दफातर और तमाम जो मार्केट्स हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जो एयर क्वालिटी है वो लाहौर का सबसे ज़्यादा आलूदा दुनिया भर में आता है और बुध, जुमेरात और जुम्मा ये 3 दिन है जब ज़्यादा आता है। लेकिन ऑल्टरनेटिव में कहा था कि आप इतवार को अपनी मार्केट से दुकानें खोल सकते हैं। ये तो एक स्ट्रेटजी पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से बनाई गई थी, लेकिन आप दूसरी जानिब वो स्ट्रेटजी देखें जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ बनाते हैं। स्वीडन के अंदर जो स्टॉकहोम है, उनका कैपिटल सिटी है, उनके मेयर ने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि वहाँ पर पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों का दाखिला ममनू होगा, ताकि हवा का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उन जगहों पर, उन ममालिक में एयर क्वालिटी इंडेक्स तो वैसे ही बड़ा अच्छा है और फिर भी उन्होंने इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए बाकायदा पाबंदी लगा दी गई है। हमारे यहाँ की गाड़ियाँ वैसे तो हमारी गाड़ियों की मेंटेनेंस सर्टिफिकेट्स होते हैं, बट अमली तौर पे कुछ भी नहीं होता है। गाड़ियाँ, रिक्शा, चिंची ऐसे हैं कि इतना धुआं उनसे निकल रहा होता है और वो इतना हमारे माहौल को पोल्यूट कर रहे होते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। इवन कि ये खराब गाड़ियां जो सड़क पे चलने के काबिल नहीं है, ये मेन रोड्स पर चल रही होती है, मोटरवेज पर चल रही होती हैं, फिर हादसात होते हैं। और उसके अलावा फिर जिस तरह आपने बात की है, LPG सिलेंडर्स वाली गाड़ियां, चलते फिरते एटम बॉम्ब जो हैं हमने गाड़ियों में फिट किए हुए हैं, कितनी जानों का ज़या हो चुका है। अब सिर्फ आपने एटीट्यूड देखना है डेवलप्ड कंट्री का और हमारे मुल्क का, कि स्वीडन जैसे मुल्क में उन्होंने फ्यूल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों पर पाबंदी आयद कर दी है। हमने ना हर चीज का एक ही हल रखा हुआ है, छुट्टियां दे दो, छुट्टियां दे, काम नहीं करना, कोई सोल्यूशन की तरफ नहीं जाना। सबसे इजी काम है ना, आपने बस एक ऑर्डर, एक लेटर, नोटिफिकेशन इशू करना है और छुट्टियां दे। पाकिस्तान में दुनिया भर में सबसे ज्यादा मुल्क है पाकिस्तान जहां पर सरकारी छुट्टियां होती हैं, तकरीबन कोई 20 तकरीबन छुट्टियां होती हैं पूरे साल के अंदर जो सिर्फ सरकारी होती हैं। और उसके बाद ये जो हंगामी तौर पर छुट्टियां हैं, जैसे अभी ये हर बुध को छुट्टी दे दी जाएगी और स्कूल्स बंद होंगे, दफातर बंद होंगे। मतलब क्या आप लोग क्या करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ? बजाय कि आप ऐसी गाड़ियों को सड़कों पर ना आने दें, बजाय कि जो फसलों की बकाया जात जो किसान जला रहे हैं उनको रोका जाए, जो टायर्स जला रहे हैं उनको रोका जाए, जो कूड़े को आग लगा देते हैं हमने छुट्टियां देनी है, हमने छुट्टियां देनी है, हमने छुट्टियां देनी है। हमने पहले कोरोना पे 2 साल स्कूल बंद रखे हैं, ऑनलाइन हम उस तरफ गए नहीं, और अभी हमने जो दोबारा से स्मोक का इशू आया है तो हमने ये 2 महीने तक ये स्ट्रेटजी बनाई गई है। जबकि आपको पता है कि इंग्लैंड के अंदर 2035 तक ये रेजोल्यूशन पास हो चुका है कि वहाँ पर पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां नहीं चलेंगी। 2035 तक के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां वहाँ पे चलेंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी आलूदगी को कंट्रोल करना है। पेरिस के अंदर जो स्टैंडर्ड वाइज है, A स्टैंडर्ड, B स्टैंडर्ड, C स्टैंडर्ड, जो B स्टैंडर्ड और C स्टैंडर्ड वाली गाड़ियां हैं जो कि पेट्रोल पर चलती हैं उनको अंदर ही आने नहीं दिया जाता। मॉडर्न वर्ल्ड जो है, जितने भी तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं, यहाँ पे 50-50 साल की प्लानिंग्स होती हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स होती हैं। हमारे यहाँ इस चीज का तस्वुर ही नहीं है। हमारे यहाँ 5 साल वाली प्लानिंग पूरी नहीं होती। एक दिन पहले, अभी ये जो बुध को कहा था कि छुट्टी दी जाएगी, तो ट्यूसडे वाले दिन CM साहब बैठ के फरमान जारी कर रहे हैं कि बुध से जो है ना बंद। मतलब कोई प्लानिंग नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। हमारा फोकस काम से ज़्यादा उसकी तशहीर पर होता है, उसकी पब्लिसिटी पे होता है, तो फिर उसका हल यही निकलता है। जब आपकी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होगी, फिर आप इसी तरह उजलत में फैसले करेंगे, और फिर सबसे आसान फैसले होते हैं जी बस छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दे। और उस छुट्टी वाले दिन क्या होता है, बच्चे अपनी माओ के साथ नाना नानी के घर चले जाते हैं, ज्यादा पिकनिक के लिए निकल आते हैं, ज्यादा लोग सड़कों पर निकलते हैं, ज्यादा सड़कों पर निकलते हैं। स्मोक से बचने के लिए छुट्टी दी जाती है और लोग वीकेंड के तौर पे उसको सड़कों पर मनाते हैं, पार्क्स में चले जाते हैं। तो ये तो हमारा हाल है। इस पर, इस एटीट्यूड पर जब तक हमारी हुकूमतें हंगामी बुनियादों पर संजीदा नहीं होंगे, हम पहले भी ये बात करते रहे हैं, ये स्मोक का जो मसला है ये हमारी आने वाली नस्लों की बका का मसला है, इंसानी सेहत से इसका ताल्लुक है। तो इस पर हमें संजीदगी से काम करना होगा। शायद कई, अगर अभी से हम इस पर काम करना शुरू करेंगे
तो आइंदा आने वाले दिनों हमारे में कुछ लंग्स हालात को बेहतर जितना होंगे। ये डिस्टर्ब करता है ना, आप खुद भी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। जिस रूम में भी रह रहे हैं वहाँ पर एक नमक का जो पिंक सॉल्ट होता है वो टुकड़ा रख लें, उससे हवा साफ़ होती है। एयर प्योरीफायर मिल जाते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो यूज़ करें, जो नहीं यूज़ करते वो मास्क का इस्तेमाल करें। वो भी जब आप उसमें भी सांस लेते हैं जो डस्ट है वो भी रुक जाता है, खुद एहतियात कर सकते हैं। और स्पेशली जो सुबह फजर का वक्त है और मगरिब के बाद, इस टाइम पर ज़्यादा परहेज़ करें क्योंकि इस टाइम पर स्मोक का बहुत ज़्यादा अलार्मिंग होता है, बहुत ज़्यादा होती है, हाई अलर्ट करनी होती है। हुकूमतों पर ज़्यादा नहीं रहना है, कुछ काम हमारे अपने करने का भी हाँ, होता है। absolutely। अगर हम एहतियात करेंगे तो इसमें हमारी बच्चों और हमारी सेहत का ही बेहतरी है, किसी और की बेहतरी नहीं है। नाज़रीन, जो इस वक्त इजराइल और फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर ये जो है ना हॉट डिबेट बना हुआ है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो फ़लस्तीनियों के साथ खुलकर इजहार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी वेस्टर्न वर्ल्ड है वो सब इजराइल के साथ ना सिर्फ बयानात की हद तक हैं बल्कि भरपूर तौर पे इजराइल की हर तरह से हिमायत भी जारी रखे हुए हैं। अब ये जो जंग है इसका आगाज़ तो हो चुका है, इसका अंजाम क्या होगा, हालात किस जानिब जाएंगे और मुस्तकबिल में ये जो आलमी ताकतें हैं और मुस्तकबिल का नया जो आलमी नक्शा है वो क्या होगा, इसी पर बात करने के लिए माहिर आलमी अमूर मंसूर जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मंसूर साहब, आपको क्या लगता है ये जो अब जिसका आगाज़ हुआ है, क्या इससे पहले भी, ये तो 5 दिहाइयों से ज़्यादा इजराइल और फ़लस्तीन का मामला चल रहा है, हमास इससे पहले भी कार्रवाइयाँ करती रही है, ये जो इतनी शिद्दत हमें इस दफ़ा देखने को मिली है हमलों में इजराइल के खिलाफ, क्या इससे पहले भी ऐसा हुआ या ये पहली दफ़ा ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है? बहुत शुक्रिया जी। किरण जी, ये जो इशू है पैलेस्टाइन का, ये 50 दहाइयों की 5 दहाइयों की बात नहीं है, ये पिछले 70-75 साल का ये पुराना मसला है। जब से इसराइल को फ़लस्तीन के ज़मीन पे ला के आबाद किया गया और एक मुल्क के तौर पे जो है इसकी रिकग्निशन हुई और इसमें दुनिया भर से जो है वो यहूदी आबाद कर ला के बसाए गए, जो बुनियादी तौर पे इस खत्ते के शहरी ही नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब दिखा के और बहुत ज़्यादा खुशहाली का दौर है उसकी तस्वीर दिखा के इस खत्ते में ला के आबाद किया गया, ताकि जो मुसलमानों की ये सरजमीन है बसब की जा सके और उनको इस सरजमीन से महरूम किया जा सके। तो यहाँ जो यहूदी आबादकारी के दौरान होने वाले और उन्हें जितनी बड़े पैमाने पे अमेरिका की फौजी इमदाद और सरपरस्ती हासिल थी, ये उसी के नतीजे में जो पैदा होने वाली महरूमियाँ, मजालिम और जिस अंदाज से फ़लस्तीनियों के इस इशू को ख़राब किया गया दुनिया भर में, ये उन खराबियों के खिलाफ एक रद्द-ए-अमल था, एक लावा था जो उनके दिलों में एक अरसे से पक रहा था। और माजी में भी कई मरतबा इसराइल की तरफ से जो है इसी नौइयत की जा रही है, तो उसका इर्तिकाब किया गया। 2007 से अब तक तकरीबन 4 जंगें जो है 2-3 4 साल के से होती रही है, जिसमें बाज़ जंगें तो 2-2 माह तक जो है वो चली है और उसमें रमज़ान और ईद जैसे मौके भी जो है वो आते रहे हैं। तो फ़लस्तीनी तो यकीनन अपने इस खत्ते की और अपने क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए वो तन मन धन की बाजी लगाने का अज़्म कर चुके हैं और यही वजह है कि उन्होंने अपने बहुत ही जिसे कहना चाहिए मुतवाज़े किस्म के हथियारों और होममेड रॉकेट्स और इस नौइयत की चीज़ों के ज़रिए जो है वो इन मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई और इस उम्मीद पर उठाई कि शायद उनका ये इशू जो है वो बैन-अक़वामी जो बरादरी है या इंसाफ पसंद अक़वाम है, उनके दिलों पे, उनके कानों पे दस्तक दे सके और उनके मसाइल जो है वो हल करने के लिए वो आगे बढ़ सके। लेकिन क्योंकि दुनिया एक हाई पोलराइज्ड शक्ल में इस वक्त हमारे सामने है कि जहाँ तमाम मुल्कों के, तमाम ग्रुपों के, तमाम ब्लॉक्स के अपने अपने मफादात हैं, लेकिन उन मफादात को तो हमें समझ आती है वेस्ट की, लेकिन जो काबिल अफ़सोस बात है वो इस्लामी दुनिया की एक सर्दमहरी और उस हवाले से एक इनएक्टिविटी जो है कि जिस तरीके से फ़लस्तीनी मुसलमान जो है और ईसाई वो बिला तफरीक़े रंग व नस्ल और मज़हब जो है वो इसराइली बमबारी का शिकार हो रहे हैं। एब्सोल्युटली। मंसूर साहब, मैं चाहूँगी कि आप ये जो हाईलाइट कर रहे हैं, एक तो वेस्ट मीडिया पूरा आप देखिए वो इसराइल के साथ खड़ा है, वो तो इसराइल को मजलूम बना रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? अभी तक कोई ऐसा आउटकम हमें नज़र नहीं आया। जिस तरह वेस्ट सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, तो हम फ़लस्तीन को मुस्लिम ममालिक सपोर्ट करें। देखिए जी, जो अवामी सतह पर है मैं समझता हूँ उसकी सूरत हाल तो बड़ी इंकरेजिंग है। यकीनन आपका मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि
मुस्लिम मुसलमान मुल्कों में इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो है इस नौइयत के मुजाहरे, एहतजाजी मुजाहरों को कॉल, मिलियन मार्च, इस नौइयत की जो अवामी सतह पे तो यही सॉलिडारिटी है, लेकिन हुकूमतों की सतह पे मैं समझता हूँ जो राब्ते हैं वो इस वक्त इस्लामी दुनिया के जो सरखेल सऊदी अरब है उनकी जानिब से उन्हें कॉल आई है, ईरानी सदर का रब्ता हुआ है, तुर्की के सदर से, मिस्र के सदर से, और उसके साथ साथ वेस्ट के भी कानों में जमहूरी में शुरू हुई है। जो फ्रांस के सदर हैं उनके साथ भी सऊदी वलीयत का रब्ता हुआ है, और कल अरब का इजलास भी जो है वो काहिरा में मुनक़द हुआ है, जो इस वक्त भी जारी है, और वो इस जंग की सूरत को मुसलसल नजर रखे हुए है। अभी इस्लामी मुल्कों और बिलखुसूस सऊदी अरब की क़यादत में जो ये डिप्लोमेसी हो रही है, उनकी बुनियादी कोशिश यही है कि हम एक इंसानी इमदाद का चैनल जो है वो गजा के लिए खोल सकते। जिस अंदाज से गजा पर ब्रूटल बॉम्बिंग भी की है, वहाँ पे हॉस्पिटल इनएक्टिव हो गए हैं, बिजली नहीं है, इसी तरीके से खुराक और पानी जैसी बुनियादी जरूरियात जो है वो तक नहीं पहुँच रही है, क्योंकि गजा का जो मुहासरा है वो मिस्र इसराइल ने पिछले 15 साल से कर रखा था, और उनकी ये क्रॉसिंग मिस्र के साथ जो रफा लगती है वही एक ऐसा रास्ता है कि जिसके जरिए ये सारी इमदाद और चीज़ें आती हैं। इसराइल की जो एरेज क्रॉसिंग है वो तो यकीनन इस जंग के नतीजे में पूरी तरह तबाह हो गई है, जो अब शायद खुलते हुए भी देर लगे और इसराइल उसको खोलते हुए भी शायद पसो पैसे से काम ले। तो इस वक्त जो इंसानी इमदाद के लिए चैनल खोलना है, मैं समझता हूँ उसके लिए जो सऊदी अरब की क़यादत में जो डिप्लोमेसी और इस नौइयत की इमदाद पहुँचाने की जो कोशिशें हो रही हैं, और इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो वेस्टर्न कैपिटल है, बरतानिया, अमेरिका, यूरोप में, वहाँ पे जो अवामी सतह पे जो पैलेस्टीनियन डायस्पोरा जो वहाँ आबाद हैं, उन्होंने एक बड़ी अपना लॉबिंग कर रखी है, जो मुख्तलिफ वहाँ पे इसराइली सफारत खाने के और यकीनन पूरी दुनिया को सर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इस बारे में सोचना होगा। ये सिर्फ इजराइल की तो बात नहीं है, ये एक इंसानी अलमिया है जिस पर सबको गौर करना होगा, देखना होगा। बहुत शुक्रिया मसूद जाफर साहब आपका। हमें यहाँ पर ब्रेक लेनी है, हाजिर होते एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, वैसे तो कुछ टैलेंट ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, कुछ टैलेंट ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत से ख़ुद को निखार कर जो है ना सामने लाए जाते हैं। अभी आपको एक ऐसे ही टैलेंटेड मिमिक्री आर्टिस्ट से मिलवा रहे हैं। अगर आप सिर्फ उनका फेस ना दिखाएं, आवाज़ सुने, तो आपको लगेगा ऐसे कि जो शख्सियत की वो नकल उतार रहे हैं, जिनकी आवाज़ में बात करें हूबहू वही शख्सियत है। फोन पे आप बात करें, आप बड़े आराम से धोखा खा सकते हैं। और माशाल्लाह जो इस वक्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी दिल लगी के साथ अपना ये फ़न, अपना लोहा मनवाया है, और आज दुनिया उनको एक बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पर जानती है। शेरोज़ ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। शेरोज़, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये बताइएगा कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आपने मुझे दावत दी, मुझे इस काबिल समझा, तो आपकी पूरी मॉर्निंग शो की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वजाहत भाई, आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं, बिल्कुल खैरियत से हैं। किसकी आज हमें आवाज में आप बात करेंगे? क्रिकेटर से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सिद्धू मूसेवाले की आवाज से पहले स्टार्ट करें। ले जी, बुखारी साहब की आवाज आई है सिद्धू मूसेवाले की आवाज में। सिद्धू बाजी, क्योंकि इंडिया का मैच चल रहा है, ठीक है, और आपको पता है एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। सिद्धू पाजी आपको पता है बड़े मशहूर, इंडिया में बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं उनको। नवजोत सिंह सिद्धू, सॉरी नवजोत सिंह सिद्धू, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि ओ गुरु अपनी सुबह को यादगार बना जा, ओ गुरु अपनी सुबह को यादगार बना जा, तो फौरन सुबह न्यूज़ मॉर्निंग पे आ जा और ठोका ताली। वाह वाह वाह, वेरी गुड। और शेर है सर, सिद्धू पाजी का स्पेशल शेर है, एक इशफाक साहब के लिए शेर है। अच्छा। जली को आग कहते हैं, वजाहत जली को आग कहते हैं, और बुझी को राख कहते हैं। जो पीसीआर में जाके बनाते पराठे उसे इशफाक साहब कहते हैं। वाह वाह, हलवी के लिए आपने स्पेशली शेर लिखा है। वाह, क्या बात है शेरोज़, क्या बात। शेरोज़, ये बताइएगा, आपकी गाहे बगाहे आपकी ये मिमिक्री, हम उससे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे, महजूज होते रहेंगे, और सुबह सुबह अच्छा लगता है ना कि ज़रा ऐसी चीज़ हो, हंसते मुस्कुराते रहें। और आप माशाल्लाह, रुलाना कहा जाता है कि बहुत आसान काम है, हंसाना, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आना, ये बहुत मुश्किल काम है। और माशाल्लाह जो आप कर भी रहे हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ शेरोज़ आप कर रहे हैं। अच्छा शेरोज़, आपका कोई फेवरेट मिमिक्री ऐसा आर्टिस्ट हो जिसकी आपको मिमिक्री, कोई पॉलिटिशियन ऐसा हो या कोई ऐसा हो आप उसका करना चाहिए? नजम सेठी साहब, आपने सिद्धू की तो कर ली, नजम सेठी साहब की अक्सर आपको देखते हैं, बड़ी मजे की आप उनकी मिमिक्री करते हैं।
बिल्कुल। अच्छा, सेठी साहब का अंदाज है ना, हाथों को तो रख के मसूड़ी पैगी पंजाब सिविल का चेयरमैन जब से हटा हूं बहुत बोर हो चुका हूं, बड़ी कमाल की नौकरी थी। सेठी साहब, अभी तक तमाशाइयों को वीजे नहीं मिल रहे, कोई उस बारे में भी बताएं। देखिए, अगर मुझे पीसीबी का वीजा बेटी चेयरमैन लगा दिया जाए तो मैं वीजे आपको पहले जारी करूंगा। चिड़िया को भी। यानी कि उसके लिए आपका चेयरमैन होना बड़ा जरूरी है आपकी। बहुत जरूरी है। तो सेठी साहब, आपकी जो एक चिड़िया होती थी आपकी, वो अभी भी चिड़िया है आपके साथ ही, कि वो चिड़िया शादी के बाद की रुखसत हो गई है? मुझे वो सो गई है। वाह। अच्छा, क्रिकेट इस वक्त चल रही है ना, हर तरफ वर्ल्ड कप की बातें हो रही हैं, तो हमारे एक्स कैप्टन सरफराज, उनकी भी आप सुना है बड़ी जबरदस्त मिमिक्री करते हैं, तो वो हो जाए। देखिए वजाद भाई और फिजा भी, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूंगा कि जैसा कि मेरी परफॉर्मेंस चल रही है कैजाजिम ट्रॉफी में, लेकिन जो चैंपियन ट्रॉफी हम जीते थे जिस क़ियादत में फखर जमान था, मैं था, और जैसा बैट टू बैट विकेट लेके जाना, और शाहिद भाई ने जो गेम प्लान बताया था हम उसके अकॉर्डिंग खेल रहे थे। लेकिन यार वजाद भाई, मेरे साथ बड़ी जाती हुई है, मुझे इंडिया पर हैदराबाद लेके नहीं गया, मुझ में ऐसी क्या कमी थी? आप इसी वजह से नहीं लेकर गए ना, आपने वहां जाके सारी बिरयानी खत्म कर देनी थी, इसी वजह से नहीं लेकर गए। देखिए फिजा भी, बिरयानी तो कराची की भी है, आप आए कराची में आपको बिरयानी खिलाऊंगा। अच्छा, भी दोनों को। तो ये बाबर और रिजवान की जोड़ी बड़ी अच्छी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए आप रिजवान, देखिए वो वक्त भी याद है, कर ले 2017 में किसने कैच पकड़ा था आशिन अली की आखिरी बॉल पे, किसने ट्रॉफी उठाई थी, वो सबको याद नहीं है? मुझे बिल्कुल याद है, हमें याद है। हम कैसे भूल सकते हैं कि सरफराज तो वैसे ही कभी धोखा नहीं दे सकता, सरफराज वैसे ही धोखा नहीं दे सकता। अच्छा, ये बताइएगा शिरोज, कितना मुश्किल नहीं होता कि फौरन से पहले हम आपको कहते हैं और फौरन से पहले आप दूसरी शख्सियत पर आके उस पे आ जाते हैं? यार बड़ा एक फन है ये। देखिए वजह मुश्किल बहुत होता है। अब आजकल आपको पता है, मैं क्योंकि अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं नाशपाती के साथ कर रहा हूँ काम, नाशपाती फ्रेंड डिजिटल प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, मैं उसके साथ अभी रिसेंटली काम कर रहा हूँ, डिफरेंट कैरेक्टर्स वगैरह प्ले किए। तो हमारे यहाँ मैंने ऑब्जर्व किया अब जाके, जो इंडिया और पाकिस्तान के जो कैरेक्टर्स हैं ना, वो बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं। हाँ। अभी मैं काम कर रहा हूँ कपिल देव साहब पे, जो कपिल देव इंडिया के साबिक कप्तान हैं, जिनकी क़यादत में जीता था इंडिया ने वर्ल्ड कप पहला। तो मैं अब उस पे मेरा काम चल रहा है, वो जो बारीक सी आवाज है, अब वो मिसाल के तौर पे जिक्र कर रहे हैं कि 87 में 92 में जो क्रिकेट हम खेला करते थे, तो एक शख्स का नाम यानी कि वो एक जिक्र करेंगे, एक कासिम के अब्बा का जिक्र फॉर एग्जाम्पल, उन्हीं के यानी कि कपिल देव जिक्र कर रहे हैं। वजाहत हमारे दौर में जो क्रिकेट हुआ करती थी, मैं और कासिम के बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच खेला करते थे, और आप सभी का धन्यवाद, इतिहास गवाह है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद में खेला जाएगा। हाँ। तो काफी जोर लगाना पड़ता है, काफी मुश्किल होती है, यानी कि टाइम काफी लग जाता है। लेकिन जब आपको नेचुरल एक आदत सी हो जाए, एक आपकी आदत बन जाए, तो अल्लाह ताला का बस ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। और ये समझता हूँ कि आप सब जैसे दोस्त भाई, उनकी दुआओं की बदौलत है। शेरोज, कोई इंडियन, कोई अच्छे कमेंटेटर, कोई अच्छे क्रिकेटर, कुछ इस तरह से उनकी भी कोई निकालते हैं? इंडिया में मेरे 3-4 क्रिकेटर है, कपिल देव हो गए, सिद्धू पाजी हो गए, ठीक है, या इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो मोदी साहब है, वो कैरेक्टर है। ज्यादातर जो मेरा फोकस होता है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पे होता है। यानी क्यों मोदी साहब को इज्जत ही नहीं थी? आपने कहा उसको तो रहने ही दे, कोई मोदी कोई बता दे क्या कुछ करते हैं वो। हाँ, वो उनका जो अंदाज है वो ये मेरे मित्रों, मैं आप सभी का शुक्रिया करता हूँ कि ये वीज़े जारी किए जाएंगे। वाह वाह। अच्छा, ये तो मोदी की होगी ना। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस में फजलुर रहमान साहब का जिक्र ना हो, उनकी मिमिक्री ना हो, तो हमारा आज का शो अधूरा है। तो मौलाना बताएं, कब आप महंगाई के खिलाफ मार्च कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं आप? वो शुक्रिया वजाहत मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इंशाअल्लाह 73 के तनाजुर में अगर हम इंशाअल्लाह अगली हुकूमत बनाएंगे तो हम इनकलाब लेकर आएंगे, पेट्रोल हम 50 रुपए ले आएंगे, और हमारा खुद से ये वादा है। आप तो बड़े दांत निकाल रहे हैं, मुझे तो मौलाना साहब ये पता था। मुस्कुराहट है ना पुरस्कार, ये बहुत मजे की। मौलाना साहब आप बड़े नाराज हैं नवाज शरीफ से, वापस आएंगे तो उन्हें रिसीव करने जाएंगे?
देखिए नवाज शरीफ साहब हमारे दिल का बड़ा गरीब है और 73 कार का दरादर में वजह आज भी बहुत प्यारा लग रहा है। बड़ा खाना पीने का इंतजाम है, बड़े बिरयानी और ये उनके बॉक्सेस, कौरमा, कढ़ाई, जरा फिर खाने में तो आपको पता है कि आप भी हाथ होला नहीं तो रखते। मौलाना अगर आप हुए उसमें तो फिर तो हलवा भी होगा लाजमी। बिल्कुल, देखिए हलवे के बगैर हमारी सियासत ना मुकम्मल है और कुर्सी और हलवा हमारे लिए बराबर है और वजाहत बहुत प्यारा लग रहा है। मौलाना आपके प्यार से मैं दूर ही रहूं, मैं सदका देता हूं आज अपना। अच्छा मौलाना ये बताइएगा कि आगे कोई आपको वज़ीर आज़म बनने के अपने चांसेस नजर आ रहे हैं या बस आप हुकूमतें गिराते उठाते रहेंगे? देखिए वजाहत मैंने शुरू में कहा कि 73 का नवादर में मुझे कश्मीर कमेटी का चैनल लगा दिया जाए, मैंने वही काफी है। या जरदारी साहब ने हुकूमत है या शहबाज शरीफ साहब की, तो मैं जो भी हुकूमत आएगी मैं उसके साथ फिट हो जाऊंगा। फिट होना तो मौलाना खूब जानते हैं। और जनाब शहबाज शरीफ से हम मौलाना से निकलते हैं और एकदम से शहरोज, अगर शहबाज शरीफ कपड़े बेच दूंगा मैं अपने, अवाम को महंगाई से निकाल, क्या बना मियां साहब, छोटे मियां साहब? फिजा बेटी अल्लाह ताला के फजल करम से आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं आपसे यहाँ पे मांगने नहीं आया ना, मैं आपको आम खिलाने आया हूँ। और अगर इंशाल्लाह ताला 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब ने लाहौर में विराट पाकिस्तान में इतना बड़ा जलसा ना करके दिखाया तो मेरा नाम तब भी शहबाज शरीफ ही है। और अगर हमारे क्रिकेट वर्ल्ड कप का समय चल रहा है वजाद बेटे, फिजा बेटी, वो हमारे शौकीन क्रिकेट जो वर्ल्ड कप के टिकट पहले खरीद दिए थे उन्होंने, जो उनको चाहिए कि वो 21 अक्टूबर को जाके पाकिस्तान का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप देखें मियां नवाज शरीफ की याद में। तो बहुत शुक्रिया। बड़ा भागे गए थे आप लंदन वापस। देखिए मामला आप समझा गए फिजा बेटी, क्योंकि इलेक्शन की तैयारियां हैं और जब इलेक्शन में आप लंदन ना जाएं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भाई साहब ने मेरे में खिलाफ जाना था। अच्छा मियां साहब ये बताएं, ये जो 16 माह आप पीएम रहे हैं, अवाम तो बड़ी रो रही है, बड़ी उम्मीदें आपसे लगाई थी, तो वो तो उम्मीदें नहीं पूरी कर सके आप। मुस्तकबिल में दोबारा पीएम बनने का कोई खुदा ना खासा इरादा तो नहीं है आपका? देखिए वजाद बेटे क्या कर रहे हैं आप, आपको पता है ये खुदा ना खास्ता क्या होता है वजाद बेटे। इंशाल्लाह ताला देखिए आप जहाँ पे गाड़ी चलाते हैं वो पेरिस है, लाहौर को मैंने पेरिस बनाया। आप मेट्रो पे सफर करते हैं तो मैंने वो मेट्रो बस बनाई। तो हमारा तरक्की पाकिस्तान की तरक्की की राहों पे मेरे मतलब कामजन करना है। तो इंशाल्लाह ताला अगले इंतखाबात में हम पाकिस्तान में एक बारीक से आएंगे और आम इंतखाबात जीते दिखाएंगे। और वजाद बेटे आपको तो ऑफर है वज़ीर इत्तलात बनना है। छोटे मियां साहब मुझे लैपटॉप नहीं मिला। लैपटॉप स्कीम आपकी, हमारा लैपटॉप कहाँ पर है? हमें भी कोई लैपटॉप दीजिए ताकि हम भी कोई रिसर्च वर्क कर सके। फिजा बेटी आप 21 अक्टूबर को ज्यादा बंदे लिख रहे हैं, मैं आपको 125 गिफ्ट करूंगा। वाह 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 मियां साहब, आपके यही कारनामे और इन्हीं आपकी बातों की वजह से हमें आपसे मोहब्बत है। मियां साहब कोई शेर सुना दें आप। शेर तो ये है कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अपने मुखालिफिन के बारे में कि मैं नहीं मानता वजह बेटे अभी फिलहाल शेर व शायरी करी, क्योंकि बड़े मियाँ साहब उनकी आमद है तो खाने का बंदोबस्त करना तमाम मेरे से में लगाई हुई है। तो मरियम बेटी जब या फिर अगले जब मैं लाहौर आऊँगा तो मैं पूरा आपको शेर व शायरी और साथ गाना सीख के आऊँगा इंशाल्लाह बेटे। अच्छा ये बताइए छोटे मियाँ साहब, आप ये जो उर्दू के वर्ड्स लाते हैं, ये शबाना रोज, ये कौन है शबाना? देखिए फिजा बेटी थोड़ा ख्याल करें। फिजा बेटी मैं आपको बताया कि कुछ बातें निकालनी नहीं चाहती हैं, ठीक है। एक कुछ बंदा होता है कि अपना रखता है और शबाना मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं शबाना फूल की बात कर रहा हूँ, किसी और की बात शबाना की बात कर रहा हूँ। अच्छा कितनी शबाना आपके दिल के करीब है मियाँ साहब? 3-4 तो होंगी कम से कम। खुदा देना है मुझे अल्लाह दवास में। वाह वाह शिरोज, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इसी तरह आई होप कि छोटे मियाँ साहब आपको पूछ ना ले कि आपको शबाना का कैसे पता है। नहीं वैसे हम एक मजाक हम देखें नाज़रीन को भी बताएंगे, हमारा एक मकसद लोगों में शर्म मुस्कुराते भी खेलना। ज्यादा से ज्यादा शुएब अख्तर एक पैगाम देना चाह रहे हैं। मुझे बहुत जोर का कैरेक्टर है वो शुएब अख्तर साहब का। जी बिल्कुल, जरूर। अच्छा शुएब साहब का एग्रेशन बहुत ज्यादा है, अख्तर साहब का हमारे स्टार है। मेरी जान मुझे पता है कि वजाहत क्या आप कमाल की प्लेयर, ठीक है। आपको चाहिए कि आप ब्रांड बने, ब्रांड। अगर आप ब्रांड नहीं बनेंगे
और वजाहत खुदा का वास्ता मुझे पीसीबी का एक बार चेयरमैन लगाने दे। आपने पैसे नहीं देने ना दे, 7 लाख रुपए दे दे, आपने गाड़ी भी नहीं देनी ना दे, मुझे एक गाड़ी दिला दे, लेकिन मुझे पीसीबी का एक बार चेयरमैन लगा दे और वजाहत मेरे साथ कमर्शियल में काम करूँगा, ब्रांड बन जाऊंगा ब्रांड। ये शोएब अख्तर साहब ये बात बताएं कि आप इंडिया की इतनी तारीफें क्यों करते हैं? उन्होंने नहीं आपको आईपीएल में खिलाना? देखिए बात सारी हुआ है कि आपने उन्होंने वीजे जारी किए, लेकिन मैं समझता हूँ मेरा पाकिस्तान है और मैं पूरी टीम को कह दिया कि आपने कमाल काम करिए, आपको प्यास लगे तो मेरे घोड़े में बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है। अच्छा शेरोज, लास्टली अपनी मर्जी का कोई अब तक आप हमारी फरमाइशों पे सबकी मिमिक्री जरदारी साहब रह गए हैं। लास्टली जरदारी साहब रह गए, अगर उनका हो जाए तो बेस्ट हो जाएगा। देखिए वजाहत, बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज हमें दावत दी और आपको पता है कि हम खतरों के खिलाड़ी हैं और हम अपने मुखालिफिन के बारे में यही कहना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच शेरोज, सच मतलब सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई होगी। इसी तरह मुस्कुराते रहें शेरोज, और बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह इस तरह की व्यूअर्स के लिए हमने सोचा कि जरा सामान्य तफरीह पैदा किया जाए। नाजरीन हमें ब्रेक लेनी है, हाजिर होते हैं आपसे आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद, और अभी हेल्थ सेगमेंट में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करने जा रहे हैं। वो ये है कि आपको पता है कि डायबिटीज़ हर दूसरा शख्स, और पाकिस्तान के अंदर तो ये रेशो वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पहले तो ये था कि सिर्फ जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं, तो बच्चों तक को ये डायबिटीज़ हो रही है। और इसकी बड़ी वजह ये क्या है? गलत और रॉन्ग चॉइसेस ऑफ फूड। हम गलत खाना खाते हैं, गलत तरीके से खाते हैं, गलत पकाकर खाते हैं, और किस मौसम में क्या खाना चाहिए हमें ये पता नहीं है। और हम किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास, किसी एक्सपर्ट के पास, किसी डॉक्टर के पास जो कि माहिर ग़िज़ाइयत होता है, उसके पास जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह ये है ना कि हर घर में हमारे एक नीम हकीम होता है, तमाम नुस्खों का इलाज उसके पास होता है, तो हम टोटकों पे लग जाते हैं। चंद पैसे बचाने के लिए अपनी जान और सेहत को जो है ना हम दाव पर लगा देते हैं। और मोहल्ले के जो डॉक्टर होता है ना, उसके पास जाकर बहुत देर हो जाती है तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तक पानी सरों से गुजर चुका होता है। तो शुगर का इलाज किस तरीके से आप अपनी ग़िज़ा को कर सकते हैं, ग़िज़ा को किस तरह से मतवाज़न बना के आप इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर सिद्रा इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमारे जो व्यूवर्स आपको सुन रहे हैं इस वक्त, तकरीबन मुझे लगता है कि हर घर के अंदर कोई ना कोई शुगर पेशेंट, कोई ना कोई डायबिटिक पेशेंट ज़रूर होगा जो कि चाहेगा कि उसकी रहनुमाई आप करें कि किस स्टेज में, किस तरीके से, क्योंकि किसी को टाइप 1 शुगर है, किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो किस तरीके से वो ग़िज़ा के ज़रिए इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि टाइप 1 जो डायबिटीज लेकिन इसको कंट्रोल करना डाइट के नाम पर किया जा सकता है। इसके साथ साथ बेसिक हम ये नहीं कर सकते टाइप 1 डायबिटीज हम इंसुलिन के बगैर का साधन हर टाइप की जगह हम उसकी डाइट के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। इनमें डाइट ज़्यादा चीज है, लेकिन क्या होता है बेसिकली होता है क्या, डायबिटीज में आपके बॉडी में इंसुलिन सिस्टम खुल जाती है। तो इंसुलिन का बेसिकली काम है कि शुगर को आपके सुपर सेल्स के अंदर नहीं था, खुलियों के अंदर कमी जाती है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देता है, और वो जो गेट खोलेगा वो चीज है कोई बंदा अगर आपके घर में आता है, आप दरवाजा नहीं खोलेंगे तो अंदर नहीं आ सकते। इसी तरह से इंसुलिन जो है वो जब इंसुलिन दरवाजा खोलेगी तभी आपके सेल्स के अंदर शुगर जाए, और वो दरवाजा देखिए इंसुलिन काम करना छोड़ देती है जब आप बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपना रही है। तो बेसिकली ये चाहूंगी कहना कि डायबिटीज है वॉक जरूर करें, सिर्फ आने के लिए 10 मिनट 15 मिनट को सबसे पहले वॉक। जब डाइट की बात है तो हमारे डॉक्टर साहब, देयर इज सम काइंड ऑफ अ डिस्टॉर्शन इन योर वॉइस। हम या हमारी ऑडियंस प्रॉपर्ली आपको सुन नहीं पा रहे। मैं चाहूँगी कि हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट जो है इसको थोड़ा सा बेहतर बना सके ताकि जो हमारी ऑडियंस है उसको सुनने में बेहतरी आए। लेकिन डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा है, एंड दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि हम जिस इशू पर बात कर रहे हैं
हमारों में हर जगह पर कोई ना कोई ऐसा पेशेंट है। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि पाकिस्तान के अंदर हर तीसरे शख्स को ये मसला है और हर घर में मेरा ख्याल है कोई डायबिटिक पेशेंट जरूर है, एब्सोल्युटली मौजूद। और फिर आपको पता है जब आपको डायबिटीज हो जाती है उसकी वजह से आपको दूसरी बहुत सी बीमारियां लगने का खदशा होता है। एंड प्लस अगर आपको कोई जख्म हो जाता है, क्योंकि आपका जिस्म सुन्न हो जाता है, दर्द हो रहा है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही, आपको कट लग गया है पाँव पर, आपको कहीं पर आपको पता ही नहीं चलता, हील होने में फिर बहुत टाइम लगता है। इनके ऑपरेशंस नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो हील नहीं हो सकते हैं, उनके जख्म जल्दी भरते नहीं हैं और विल पावर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, मैंने वैसे यहाँ पर उनका बहुत बुरा हाल देखा है, 2-2 टाइम पर इंसुलिन लगाते हैं। फिर उसके बाद अच्छा हमारे यहाँ पर ना डायबिटिक पेशेंट मुझे लगता है उनको मीठा खाने का ज्यादा शौक होता है। जब उनको पता चल जाता है ये नेचुरल चीज है कि जिस चीज से आपको मना किया जाता है ना तो उसकी तरफ आपका दिल ज्यादा ललचाता है, तो उनके लिए बड़ा इम्तिहान भी होता है। वैसे खानों खाबों में तो हम लोग इंतहा की हद तक जो है ना केयरलेस है। खाने के बाद मीठा ना होना तो खाना अधूरा होता है। जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसकी सबसे बड़ी बेचारे का इम्तिहान यही होता है कि जब खाने सामने पड़े होते हैं, आपने मीठा नहीं खाना है, आपने तेज नमक वाली चीज नहीं खानी है। अच्छा, आप वैसे परहेज करते हैं खाने में? मैं परहेज शायद हमारी फील्ड का तकाजा है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत परहेज कर लें, बट फिर भी बहुत मुश्किल होता है। जब सोचते हैं कि अब खाना थोड़ा सा ना जरा एक बैलेंस रख के खाना है, हाँ, बट जब आप दस्तरखान पे बैठते हैं और फिर जब इतने मजे मजे के पकवान होते हैं ना, तो मेरा ख्याल है यू कांट डिप्राइव योरसेल्फ, तो आपको थोड़ा सा जरा कर लेना चाहिए। बस खाने की बात ना करें, मेरे मुंह में पानी आने लग गया। सुबह सुबह आपने जिक्र ही ऐसा छेड़ दिया। बट एक चीज है, वो बात बनी ना, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ खाने के लिए जीते हैं। आपकी सेहत सबसे पहले, और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। खाना खाएं, अगर यही खाना हम एतदाल के साथ खाएंगे तो वो जुज़्वे बदन भी बनेगा, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन हम लोग तो जैसे हाथ साफ करते हैं खाने के साथ, जो इंसाफ करते हैं, तो वो उल्टा हमारी सेहत की बजाय उसके नुकसान की तरफ चलता है। ईद पे आपको याद है फूड पॉइजनिंग और क्या कुछ होता है, एग्जैक्टली एक्सेसिव खाते हैं ना। डॉक्टर साहिबा एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा क्या बता रही थी आप, जो शुगर पेशेंट्स हैं वो किस तरीके से क्या क्या डाइट्स हैं, और जो अभी मौसम में जो मौसमी फल हैं वो क्या इसको कौन से इस्तेमाल करे कौन से ना करे, क्योंकि बनाना है उसमें भी शुगर है, एप्पल है उसमें भी शुगर है। अच्छा कि आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है तो मैं थोड़ा सा दोबारा से बता देती हूँ। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ डायबिटीज की बात कर रहे थे, तो मैं ये बता रही थी कि टाइप 1 डायबिटीज जो है उसको सिर्फ अपनी खुराक से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसके साथ आपको इंसुलिन लेनी पड़ती है। और टाइप 2 डायबिटीज के साथ ताल्लुक है, वहाँ पर उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपकी डाइट है, उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी वॉक है। क्योंकि अगर आप फिजिकली एक्टिव होंगे तो इंसुलिन आपकी बॉडी में काम करना शुरू हो जाएगी और इंसुलिन में ही आपको ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना होगा। बेसिकली होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है आपकी बॉडी में, इंसुलिन जब अपना काम नहीं कर रही होती तब आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। अगर हम वेट की तरफ आए तो आजकल आप देखिए हमारे यहाँ ज्यादातर रिफाइंड चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। रोटियां घर में कम बनाई जा रही होती हैं, बाहर से आ रही होती है, नान आ रहे होते हैं, तो मीठी रोटी आती है। नाश्ते के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें भी रकम किस्म के खाने खाए जाते हैं। मैं तो पेशेंट्स को ये रिकमेंड करती हूँ कि नाश्ते में आपने सीरियल का इस्तेमाल करें। आम एक हेल्थी बंदा भी अगर सीरियल खाता है तो ज्यादा बेहतर है, और जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए सीरियल सबसे बेस्ट नाश्ता है। उसके अंदर कोई भी हो सकता है, दलिया खा सकते हैं, मीठा रखता है, किसी भी तरह का सीरियल। या अगर आपने रोटी खानी है तो आप रोटी खाएं, लेकिन डबल रोटी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम ब्राउन ब्रेड की भी बात करते हैं तो उसके अंदर भी समटाइम्स रंग ही डाला हुआ होता है, उसमें असल में छान शामिल नहीं है। फ्रूट की तरफ आए तो आपने ऐसे फलों का इस्तेमाल करना है जो कि आप ब्लड शुगर लेवल को फौरन से ना बढ़ाएं। आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, आवाज आ रही है। फ्रूट की मैं बात कर रही थी कि हम ऐसे फल जो कि फौरन से आपके ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाते, उनको हम कहते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट। तो उसके अंदर हमारे पास सेब आ जाते हैं, आड़ू आ जाता है, नाशपाती आ जाती है, ग्रेप फ्रूट आ जाता है। ये तमाम फल ऐसे फल हैं जो कि शुगर का पेशेंट ले सकता है। हम अक्सर देखते हैं कि लोगों को कॉन्सेप्ट होता है कि तरबूज का इस्तेमाल जो है वो उसमें तो सिर्फ पानी है, ये कोई ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाएगा। तरबूज बहुत तेजी से आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, तो उसको जो है इस्तेमाल ध्यान से एहतियात से करना चाहिए। अगर हमारे साथ बेसिकली होता है कि अगर हम कुछ भी खाना शुरू होते हैं तो बेलाल फिगर बहुत ज्यादा खा लेते हैं। पोर्शन कंट्रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जो भी चीज खाएं, केला खाएं, आम खाएं, जो भी चीज खाएं, लेकिन कंट्रोल में अगर खाते हैं, मॉडरेशन में खाते हैं, तो वो आपकी ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ाता है। और जब फ्रूट्स की बात की जाती है तो फलों के जूसेस ना लें,
फलों को इस्तेमाल करें और खाने के साथ फल ना लिया जाए, फल को हम ऐसे स्नैक ले सकते हैं। जैसे अगर आपने 2 बजे खाना खाए तो 5 बजे के करीब खाना आप फ्रूट का इस्तेमाल करें, क्योंकि बेसिकली खाने में भी जो है बेशक हम चीनी वाली चीज नहीं खा रहे, हम रोटी भी खा रहे, तो अल्टीमेटली में आपकी बॉडी में जाके ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होना है। अगर आप फ्रूट खाएंगे ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होगा, मतलब शुगर ही आपको। ये भी बता दीजिए जिनकी डॉक्टर साहिबा अक्सर ऐसा होता है कि शुगर लो हो जाती है, होती है उनको शुगर ही है, कभी लो हो जाती है कभी हाई हो जाती है, स्टेबिलिटी में नहीं रहती है, तो जो लो शुगर वाले हैं वो किस तरह से इसको ट्रीट कर सकते हैं? अच्छा, मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है कि आप नाश्ता करते हैं, असल तो नाश्ता स्किप ही हो रहा होता है, या अगर खाया भी जा रहे बहुत भाग दौड़ में खाया जाता है, तो आप डायबिटिक लोगों को चाहिए कि आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स का इस्तेमाल करें, थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना खाते हैं। अब ये नहीं है कि हर दफा जब भी खाना खाना आपने पूरी प्लेट भर के खानी, लेकिन अगर आपने थोड़ा ली लेकिन बार बार ली, ताकि आपके ब्लड शुगर लेवल जो है कंट्रोल में रहे। दूसरी चीज क्या आती है कि आपने सैलड के इस्तेमाल की तरफ भी आ जाते हैं। आप लो शुगर लेवल की बात करनी थी, तो समथिंग ऐसा होता है हमारी टाइमिंग डिस्टर्ब हुई होती है। हमारे जो रात का खाना है वो बहुत या तो अर्ली खा लेते हैं या बहुत लेट खाते हैं, तो जिन लोगों को डायबिटीज है उनका एक टाइम मुकर्रर होना चाहिए कि 8 बजे नाश्ता है, 11 बजे स्नैक है, 2 बजे खाना है, 5 बजे स्नैक है, एक टाइम फिक्स होना चाहिए। दूसरा ये समथिंग सबके इंसुलिन लाइक हमने खाना खाया, जिन लोग इंसुलिन लगती है वो इंसुलिन लगाना भूल जाते हैं और खाना खा लेते हैं, या दवाई खाना भूल जाते हैं खाना खा लिए, तो समथिंग ये भी होता है कि उसकी खाने के साथ ना लेने की वजह से भी आपका ब्लड शुगर चीजें जो है हमें देखनी पड़ती है। अगर आपने लेकिन आप खासतौर पर वो लोग जो कि हमारे ये भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कि जो इंसुलिन से होते हैं वो अपनी डाइट का ध्यान कम ही कर लेते हैं, उनका ये होता है कि हमने चलो ज्यादा खा लिया तो ज्यादा इंसुलिन की यूनिट्स लगा ली। हालांकि ये चीज नहीं है, आपको इंसुलिन की यूनिट्स भी कंट्रोल में ही लगाने। मैं यही कहूंगी कि आप फिजिकली एक्टिव जरूर हो, जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है वो अपनी टाइमिंग को देखें, और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप 8 बजे खाना खाते हैं तो 11 बजे के अराउंड 10 बजे सोने से पहले दूध का एक गिलास जरूर दिए, ताकि सारी रात आपको गुजारनी, आपका ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप ना करे। सेकेंड, जैसे एग्जाम से आपने ब्लड शुगर लेवल कम हो गया तो आपने क्या खाना है, आपने ऐसे फल खाने जो फौरन से आपका ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा दे, तरीके इस्तेमाल है, शहद करके सबका कर लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और बात वही है कि घूम फिर के लाइफ आती है, अगर हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, हम लोगों की ये एक ना रूटीन बन चुकी है कि लेट सोना है और लेट जागना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, एक्सरसाइज नहीं करनी, तो ये सारी चीजें जो है ना एक एक करके आपकी बीमारियों में इजाफे के ही बाइस बनती हैं, और शुगर इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट। एक्टिव लाइफस्टाइल आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल देता है आपकी लाइफ को गोज ऑन करने के लिए और बीमारियों से बड़ा बचाता है। वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि गज़ा पट्टी पर इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो लड़ाई जारी है उसमें हो ये रहा है कि इजराइल की जानिब से अब इसको शिद्दत मज़ीद इजाफा किया जा रहा है, और फास्फोरस जो बॉम्ब हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि फ़ज़ा के अंदर आलूदगी और उसके बाद सांस लेने में ही बहुत सी हलाकतें हो जाती हैं। इतने खतरनाक ये बॉम्ब है कि ये इंसान को सांस लेते हैं और आप इंसानी जान के लिए कितने नुकसानदेह हैं, और इसका असर क्या होता है, इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये है जनाब इजराइल का बड़ा वो, अब इसको क्या कह सकते हैं कि जुल्म सितम निहत्ते फ़लस्तीनियों पर फास्फोरस बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। वेस्ट मीडिया भी दिखाए ना, फिर इसको भी दिखाएं। मुझे यही तो समझ नहीं आती है कि वेस्ट में एक जानवर को अगर कांटा भी चुभ जाए ना तो फ़ौरन से जो एनिमल राइट्स की तंजीमें हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, एक कोहराम मचा दिया जाता है। यहाँ पर निहत्ते इंसानों को फास्फोरस बॉम्ब्स में उनको जो है ना लुकमा अजल बनाया जा रहा है। यहाँ पर कोई इंसानी हुकूक याद नहीं आते किसी को, यहाँ पर कोई तंजीमें कहाँ पे है यूनाइटेड नेशंस कि किस तरीके से इंसानी जानों के साथ जो ये सलूक हो रहा है, तो ये दोहरा मेयार ही अनरेस्ट पैदा करता है। फिर जब यही निहत्ते लोग जब उनकी दुनिया सुनवाई नहीं होती है, अपनी आज़ादी के लिए, अपनी जान बचाने के लिए गुलेल या हथियार ऐसे उठाते हैं, तो फिर उनको दहशतगर्द कहा जाता है, फिर उनको कहा जाता है ये शर पसंद हैं, ये शिद्दत पसंद हैं। उससे पहले ये अब जो वेस्ट बहुत बोल रहा है, अमेरिका के बहुत बयानात आ रहे हैं, ये 7-8 दहाइयों से जो गजा में हो रहा है, तो तब ये कहाँ सोए हुए थे। यही तो फ़र्क है कि इंसानी जान में। इजरायली वज़ीर दिफा का बयान सुना है, वो कहते हैं हम
जानवर नुमा इंसानों से लड़ रहे हैं। उनका सोच ये है कि वहाँ पर जानवर नुमा इंसान रहते हैं। ये इजरायली वज़ीर दिफा जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनका ये बयान है कि वो उनको इंसान तक नहीं समझ रहे, उनको वो जानवरों से तशबीह दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर इस बयान पर कोई नहीं बोला। ह्यूमैनिटेरियंस राइट्स का बड़ा नाम लेने वाले चुप हैं, यूनाइटेड नेशन खामोश है। मुझे लगता है एक टाइम पर दैट कुड बी पॉसिबल, लेकिन ये भी हो सकता है कि इजराइल ने जानबूझकर फ़लस्तीनी को इंटरवीन करने दिया है ताकि उसके बाद फ़लस्तीन वालों पर कुछ भी ये करें, कोई भी जुल्म करें, पूरी दुनिया को एटलीस्ट ये जवाब दे सकें कि अब तो हमारे पास राइट है, अब तो हम राइटफुली ये कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ी है ना, हमसे जंग छेड़ दी है, तो हम तो इन पर कुछ भी कर सकते हैं। गुज़िश्ता 70-80 सालों से हो भी यही रहा है। फ़लस्तीनी तो बेचारे अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, अपने बका के लिए वो लोग ये कर रहे हैं, लेकिन खैर अल्लाह ताला सब पर रहम फरमाए। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जंग फिर भी किसी भी मसले का हल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ज़रा पाकिस्तानियों की बात कर लें। ये वो पाकिस्तानी हैं जो यहाँ से जाते हैं उम्रे और ज़ियारतों की गर्ज के, और वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं। ये बाकायदा पूरा नेटवर्क इसमें मुलव्विस है। इंकशाफ हुआ है कि बाकायदा गूंगे बन जाते हैं, माजूरी के जो है वो हुलिये अपना लेते हैं। उसके बाद फ़ी एजेंट को 2,30,000 रुपये दिया जाता है जनाब, जो इनकी रिहाइश का भी इंतज़ाम करता है और इनको जो रूट्स पे जहाँ पे इनको छोड़ना होता है सारा फैसिलिटेट वो करता है। ये इराक पर जाते हैं ज़ियारतों के लिए, ईरान में जाते हैं ज़ियारतों के लिए, सऊदी अरब में उम्रा और हज की अदायगी के लिए जाते हैं और वहाँ पर जाकर भीख मांगते हैं। जो पिछले 2 हफ्तों के दौरान ये क्रैकडाउन किया गया है, 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, में से जो बीबी नसरीन है वो 9 बार जा चुकी हैं, अब 16 मरतबा जा चुकी हैं, और जो एक और पकड़ी गई हैं परवीन साहिबा, वो 9 मरतबा सऊदी अरब जा चुकी हैं। और वहाँ पर जाकर करते क्या है, ये भीख मांगते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर एजेंट्स के साथ इनकी 50% कमीशन जो तय होती है वो दी जाती है। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल मेरी अपनी फैमिली का, जब मेरे फादर उम्रा की अदायगी के लिए गए थे तो 2 मियाँ बीवी यही कहकर कि हम जो है हमारा सामान खो गया है, कोई चोरी करके ले गया है, उसी में पासपोर्ट थे, उसी में पैसे थे और हमें पता नहीं है। अब हम खाने से बैठे हुए हैं, तो मेरे फादर ने बोला कि आप जाके शुरता खाने में या पुलिस स्टेशन में जाके उनको रिपोर्ट करवाएं। वो कहते हैं मिल जाएगा, करवाई है। अब मेरे बच्चे साथ भूखे हैं, मैं इनको खाना खिलाना है, मैं क्या करूं। बाबा ने पैसे दे दिए। अच्छा। कहते हैं नेक्स्ट डे मैंने फिर देखा वो किसी और को पकड़ के और खड़े थे और अपनी स्टोरी सुना रहे थे, और फिर मुझे पता चला ये भीख मांगने वाले हैं। कितनी शर्म की बात है कि लोग वहाँ पर उम्रे की गर्ज से जाते हैं, बैतुल्लाह की ज़ियारत करने जाते हैं, और यहाँ पे हमारे लोग भीख मांगने जाते हैं और फिर बाकी जो पाकिस्तानी हैं पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। वैसे अच्छी चीज़ है, इस नेटवर्क को अब बाकायदा पकड़ा गया है और इंकशाफ हुआ है। ये स्क्रूटनी होनी चाहिए कि आपको अपने आप पर शर्म तो नहीं आती, कम से कम मुल्क का ही ख्याल कर लें। ज़ियारतों पे, हज पे, उम्रे पे जाते हैं, अल्लाह ताला के इतने वो मुकद्दस मकामात हैं, और वहाँ पर जाकर आप भीख मांग रहे हैं। पूरी दुनिया में गदागरी बैन है, इसको इट्स अ क्राइम। गदागरी जो है वो क्राइम है, और सऊदी अरब की जेलों में बहुत से पाकिस्तानी हैं जो कि इसी वजह से कैद हुए हैं। अच्छा, वहाँ का लॉ ये है कि सबसे पहले तो अगर किसी एक शख्स का वाकई तौर पे अगर कोई सामान गुम जाता है ना, तो वो सऊदी अरब के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जो बनाए गए हैं, जो कि फैसिलिटेट करते हैं, अगर काउंटर्स हैं वहाँ पर जाके वो पूरा डेटा आपका एंटर करते हैं। पूरा डेटा एंटर करने के बाद वो आपको खुद होटल में स्टे करवाते हैं, अगर कुछ ऐसा हुआ हो तो आपको खाने पीने का वो इंतज़ाम मुहैया करते हैं, और उसके बाद उनके प्रोफाइल में वो डेटा आपका अपलोड हो जाता है। नेक्स्ट टाइम अगर ये लोग इस किस्म की हरकत करते हुए पकड़े जाएंगे तो फिर उन्हें पता चल जाएगा ये पहले भी ये सब कुछ कर चुके हैं। ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर सिर्फ कह देते हैं कि हमने सारा डेटा वगैरह एंटर करवाया है, और इसकी वजह अगर डेटा एंटर करवाया तो आपके पास कोई एक FIR की कोई तो कॉपी होगी ना, तो जो वाकई तौर पर किसी के साथ ऐसा होता है उसकी तो हेल्प करे, उसे कहें कि वो अपना फॉर्म दिखाए। ये जो इंकशाफ हुआ है उसमें ज़्यादा तादाद मुल्तान और सियालकोट के भिखारियों की है, वहाँ से ये लोग ज़्यादा जाते हैं। इन 2 शहरों से इनका मेन ताल्लुक है। आप पाकिस्तान का क्या चेहरा दुनिया को दिखा रहे हैं, और रोज़ाना इनकी जो कमाई है 20 से 30 हज़ार पाकिस्तानी रुपए में होती है। तो अब जिनको ये आदत पड़ जाए, ये लत पड़ जाए, मेहनत नहीं करनी, सेहत तंदुरुस्ती अल्लाह ने दी हुई है, लेकिन बस भीख मांग कर अपनी इज्जत नफ्स को मार के हमने पैसे कमाने हैं,
मेहनत नहीं करनी है। और यही चीज़ें हैं जो पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रही हैं। ज़ियारतों पे या हज उम्रे पे पूरी दुनिया से लोग आए हुए होते हैं। क्या जाता है, पहले इनका वीज़ा लगवा के इन्हें ज़ियारतों पे भेजा जाता है, वहाँ से कमाई की जाती है। उसके बाद उम्रे की अदायगी के लिए इनको सऊदी अरब लाया जाता है, वहाँ पर इनको फिर मस्जिद नबवी या मक्का में बिठा दिया जाता है और फिर ये वहाँ पर भीख मांगना शुरू करते हैं। मतलब कोई भी जगह खाली नहीं जाने देते, हर तरफ से दिहाड़ी लगाते हैं कि पैसे हमें मिल जाए। चलें जी, ये भिखारियों के हवाले से तो अब नेटवर्क का जो इंकशाफ हुआ है इस पर कार्रवाई भी हो रही है, ये होनी चाहिए। अब ज़रा लास्ट में बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस PIA की बात कर लेते हैं। एक वक्त था फिजा जब PIA का पूरी दुनिया में बोलता था, ये एमिरेट्स, ये इत्तेहाद, ये कतर एयरलाइंस, इनके पायलट्स को ट्रेनिंग PIA के लोगों ने दी हुई है। पूरी दुनिया में हमारा डंका बजता था। और अब जो पस्ती है, जो हालत है PIA की, वो ये है कि एक छोटा सा बोइंग 777 जो तैयारा है, उसके टायर के एक पंक्चर होने से पूरी PIA का जो फ्लाइट स्केड्यूल था ना, वो दरहम बरहम हो चुका है। सियालकोट एयरपोर्ट पर ये वाक़या पेश आया है। मदीना से ये परवाज़ आई थी और उसके बाद मुल्तान एयरपोर्ट था या सियालकोट एयरपोर्ट था? मुल्तान एयरपोर्ट था, वहाँ पर ये परवाज़ आई है जनाब। तैयारे का टायर पंक्चर था, लाहौर से बाय रोड टायर को लाया गया है और फिर ये फ़्लाइट ने जहाँ रात को निकलना था वो सुबह 9:30 बजे निकली है, जिसके बाद पूरा सिस्टम जो फ़्लाइट का था ना वो डिस्टर्ब हो गया। वैसे आई डोंट प्रेफर PIA अगर कभी बाहर ट्रैवल करना हो, क्योंकि हमारे PIA का ना तो कस्टमर सर्विस इतना अच्छा है, ना कैबिन क्रू को कोई इतनी ख़ास ट्रेनिंग है, मेंटेनेंस और हेल्थ का असल में जो सरकारी हमारे बाकी महकमों का अहवाल है, PIA का भी यही हाल हुआ है। फिर जो मुसाफिर हैं, बुज़ुर्ग मुसाफिर होते हैं अक्सर मदीना जाने के लिए, उम्रे के लिए, आज 6-6 घंटे उनको जहाज़ में बिठाए रखा। अब वो लोग, आपको पता है सफोकेशन बहुत ज़्यादा होती है, अब वो लोग कह रहे हैं हमें उतार दो या बिठा दो। उनके बाद फिर जब लोगों ने शोर मचाया, फिर लोगों को उतारा गया। उनको कहा गया जी पहले रात 12 बजे की फ़्लाइट थी, उसके बाद क्या कि 3 बजे आपकी फ़्लाइट होगी, लेकिन अगले दिन शाम 6 बजे जाकर उनको रवाना किया गया। पूरा 1 से 2 दिन वो लोग जलीलो ख़ार होते रहे हैं। अब तो ये मामूल बन चुका है। पहले तो ट्रेन्स का हम सुनते थे ना कि हमारा जो रेलवे है वहाँ पे जो रेलवे का स्केड्यूल है वो आगे पीछे होता है, मामूल की चीज़ें हैं, ताख़ीर होना। लेकिन एक कौमी एयरलाइन, इसके अंदर ना सिर्फ पाकिस्तानी मुसाफिर तो नहीं होते, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी होते हैं। तो ये हालत हो चुकी है अब हमारी PIA की कि अब लोग बेचारे सफ़र के लिए, किसी ने इमरजेंसी में बाहर जाना होता है, घंटों वो लोग जलीलो ख़ार होते हैं। ये सूरत हाल है जनाब जी, और इसमें तो दीनी जारी मे बी प्राइवेटाइजेशन के बाद कुछ तो बेहतरी आए, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है अब कल। अल्लाह हाफ़िज़।